दोस्तों आप सभी को नमस्कार। दोस्तों आपने हरियाणा पीजीटी का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। अब आप इंटरव्यू की तैयारी के अंदर लगे हुए हैं। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे साथियों के मैसेज आए कि सर अभी फ़िलहाल जो इंटरव्यू चले हुए हैं, इन इंटरव्यू में टीचिंग मेथड से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने इसी चीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने जो भी छात्र इंटरव्यू दे के आए हैं अभी हाल ही में, उनसे मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि सर टीचिंग मेथड से इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो दोस्तों आज इस सेशन के अंदर हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो आपने इस सेशन के अंदर लास्ट तक बने रहना है। और भविष्य के अंदर जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो यहाँ से आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन को हम। तो दोस्तों बात आती है कि सबसे पहले कि टीचिंग मेथड होते क्या हैं। अगर आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप टीचिंग मेथड्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या होती हैं शिक्षण विधियाँ। तो दोस्तों शिक्षण विधियाँ एक अध्यापक का हथियार होती हैं, जिसके माध्यम से उन हथियारों के द्वारा वो क्लास के अंदर जो भी बच्चे होते हैं अपनी चीज़ों को उन तक पहुंचाने का काम करता है। और दोस्तों एक अच्छा अध्यापक वही माना जाता है जो बेहतर शिक्षण विधियों का अपनी क्लास के अंदर प्रयोग करता है। अगर किसी अध्यापक को नॉलेज है लेकिन उसको शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं है तो वो एक अच्छा शिक्षक साबित नहीं हो सकता। दोस्तों एक क्लास के अंदर आप देखोगे अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। भाई कुछ गिफ्टेड बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज बच्चे होंगे और कुछ पिछड़े बच्चे होते हैं। तो एक टीचर को ये देखना होता है कि कौन से बच्चे के लिए वो कौन सा टीचिंग मेथड अप्लाई करे ताकि वो हर एक बच्चे के ज्ञान में कुछ वृद्धि कर सके। तो एक बेहतर टीचर कौन माना जाएगा, जिसके पास अच्छे टीचिंग मेथड हैं। तो दोस्तों टीचिंग मेथड के बारे में और हम क्या कह सकते हैं कि ये वो तकनीक हैं, टेक्निक हैं या और रणनीतियां हैं जिनका उपयोग एक शिक्षक कक्षा में छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए करता है। जितने अच्छे टीचिंग मेथड्स होंगे उतनी अच्छा क्लास के अंदर शिक्षण होगा, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होगा उतना ही बेहतर चलता जाएगा। तो आपने इस तरह से अपने आप, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरह से अभिव्यक्त करना है टीचिंग मेथड्स को लेकर। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप सामने बैठे हो, क्वेश्चन आता है, बताइए श्रीमान आप कौन सी शिक्षण विधि को, कौन से टीचिंग मेथड को अच्छा मानते हो। तो क्या जवाब होगा। तो दोस्तों आमतौर पर हम उस शिक्षण विधि को मानते हैं जिसके बेहतर माना जाता है जिसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, यानी जिसमें एक्टिविटी का सहारा लिया जाता है कि वो शिक्षण विधि अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ना उसका दायरा लिमिटेड है। आप प्राइमरी लेवल पर तो बेहतर ढंग से बच्चों को इससे पढ़ा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेस के अंदर जाओगे, 11th-12th में जाओगे, तो कुछ ही जगह पर आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों कहीं पर तो आपको लेक्चर मेथड का सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह से वैसे माना जाए तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सबसे बेहतर होती है, लेकिन हर जगह पर हम इसका प्रयोग पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। तो आपका जवाब ये होना चाहिए, अगर मेरा विषय ऐसा है या मेरा जो मैं टॉपिक बच्चे को पढ़ाने चाहता हूँ उसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड मैं लर्निंग करा सकता हूँ, तो मैं सबसे पहले उसके साथ में जाऊँगा। यदि पूरे टॉपिक में मैं पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का प्रयोग ना कर पाऊँ, चाहे उसके कुछ हिस्से में ये मैं प्रयोग करना चाहूँगा, तो दोस्तों आपने इस तरह से अपना जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखो एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग होती है ना, क्योंकि ये छात्रों को व्यावहारिक रूप से सीखने में मदद करती है और जो एक्टिविटी होती हैं वो इंटरेस्ट बनाती हैं क्लास के अंदर बच्चों का। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस तरह से अपना जवाब देना है कि मेरी कोशिश होगी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को आगे बढ़ाया जाए जहां तक हो सके। अगर मैं पूरी तरह से इसका प्रयोग ना कर पाऊंगा तो अपने विषय के अंदर कुछ हिस्से में इसका प्रयोग जरूर करूंगा ताकि मैं विषय से बच्चों को जोड़ सकूं। नेक्स्ट देखिए आप, लेक्चर मेथड और डिस्कशन मेथड में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आपसे अगर मेरा क्वेश्चन आए
कि आप लेक्चर मेथड से पढ़ाना पसंद करोगे या डिस्कशन मेथड से पसंद करोगे? तो क्या जवाब होगा दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर जब हम लेक्चर मेथड की बात करें ना, तो लेक्चर मेथड के अंदर वन वे चलता है। हम लेक्चर मेथड को वन वे मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अध्यापक है वो अपना टॉपिक तैयार करके आएगा, क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं, एक लिमिटेड टाइम के अंदर उनके सामने डिलीवर करके चला जाएगा। अध्यापक को बच्चे फिजिकल तौर पर वहाँ पर बैठे दिखाई देंगे, हो सकता है कि वो मेंटली तौर पर वहाँ पर प्रेजेंट ना हो। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अध्यापक आया, एक बादल की तरह आया और बरसात के रूप में बच्चों पर बरस के चला गया। ठीक है, तो दोस्तों कुछ बड़ी क्लासों के अंदर, कुछ विशेष सब्जेक्टों के अंदर तो ये लेक्चर मेथड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यदि लेक्चर मेथड का उपयोग नहीं किया जाए तो सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि एक लिमिटेड समय के अंदर वो पूरा नहीं किया जाएगा। आप कॉलेज लेवल पर देखोगे जो ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कुछ सब्जेक्टों में अंदर, तो वहाँ पर लेक्चर मेथड का सहारा लिया जाता है। अब इसके दूसरा है डिस्कशन मेथड। जब भी दोस्तों चर्चा होती है ना, तो चर्चा के अंदर कम से कम 2 व्यक्ति तो जरूर होते हैं, और क्लास में तो फिर क्या होंगे, बहुत सारे छात्र और अध्यापक होते हैं। तो यानी अध्यापक ने जो चीज़ बच्चे को पढ़ाई, उसके बाद बच्चों ने उसको कितना सीखा, उस चीज़ के प्रति बच्चों का दृष्टिकोण क्या विकसित हुआ, अध्यापक बच्चों से फिर चर्चा करेगा उसके बारे में। तो इस तरह से जो डिस्कशन मेथड होगा उसमें एक्टिव कौन रहेगा, अध्यापक भी रहेगा और बच्चे भी रहेंगे। लेकिन लेक्चर में जो मेथड होगा उसमें दोस्तों खाली अध्यापक ही एक्टिव रहता है। अब दोस्तों जैसे लेक्चर मेथड है, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसके अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो लेक्चर मेथड से ही पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। डिस्कशन मेथड यानी पूरी तरह से इसमें छात्रों का योगदान इसमें कम होगा और इसमें अध्यापक और छात्र मिलकर चर्चा करते हैं और अपने विचारों को साझा करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यानी रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी दृष्टिकोण क्या होता है? तो दोस्तों इस तरह का जो दृष्टिकोण है जहां पर जो छात्र शिक्षक है ना, वो छात्रों के ज्ञान का निर्माण में स्वयं शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वे अपनी स्वयं की समझ बना सकें। तो दोस्तों इस तरह के दृष्टिकोण विकसित करने के लिए बच्चों को किसी न किसी चीज़ का हिस्सा बनाना पड़ता है, उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है और उम्मीद की जाती है उनका एक अलग तरह का विजन तैयार हो, वो चीज़ों के बारे में अपना एक अलग से दृष्टिकोण निकाल के आए। मैं आपको दोस्तों एनसीएफ 2005 से पहले लेके जाता हूँ। उस दौरान ने हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स होती थी ना, उनके अंदर बहुत सारी परिभाषाएं होती थी, लेकिन उसके बाद जब एनसीएफ 2005 आया तो उसने क्या किया, ये परिभाषाएं ख़त्म कर दी। और उसके पीछे एक ही कारण था, जो परिभाषाएं होंगी ना वो किसी व्यक्ति विशेष का एक नज़रिया होता है, उसका दृष्टिकोण होता है, उसका विचार होता है, वो लिख दिया जाता है। अब बच्चे उसको रट्टा क्यों लगाएं, उसको फॉलो क्यों लगाएं? तो एनसीएफ 2005 ने कहा कि हम रचनावादी दृष्टिकोण अपनाएंगे ताकि हर एक बच्चा अपनी परिभाषाओं का स्वयं निर्माण कर सके। वो जिस चीज़ के बारे में जो सोचता है वो स्वयं उसको अपने आप अभिव्यक्त कर सके। तो ये होता है दोस्तों रचनावादी दृष्टिकोण। अब मैं आपसे, आप इंटरव्यू में सामने बैठे और आपसे क्वेश्चन आता कि आप ये बताइए डिफरेंट टीचिंग मेथड्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट का महत्व क्या है। यानी आप ये देखोगे कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज किया जाता है, ये क्यों? तो दोस्तों हम बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, जैसे साइंस को पढ़ते हैं, मैथ्स को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। यदि आप ये चाहोगे कि मैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक ही टीचिंग मेथड का प्रयोग कर लूँ तो आप बिल्कुल फेल हैं, क्योंकि जो हर एक सब्जेक्ट है उसकी संरचना अलग है, उसके एम्स अलग होते हैं और उसकी डिमांड अलग होती है। तो इसलिए हम हर एक सब्जेक्ट के लिए एक जैसा मेथड नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, आप मैथ्स को लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। मैथ्स के लिए हमने वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड देना पड़ता है। आप हिस्ट्री पढ़ानी है, आपने हिस्ट्री के लिए आप लेक्चर मेथड के साथ जाओगे।
आपने साइंस के विषय पढ़ाने हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें आप प्रैक्टिकल करके बच्चों के सामने दिखाओगे। आपने लैंग्वेज को पढ़ाना है, लैंग्वेज में हम स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज करते हैं। तो इसलिए आपने अपने दिमाग को ये तैयार करना है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए हम एक जैसा टीचिंग मेथड यूज नहीं कर सकते। वहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से और उन सब्जेक्ट्स में भी जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से हम लेक्चर मेथड का यूज कर सकते हैं। अब मैथमेटिक्स के कुछ हिस्से के अंदर लेक्चर मेथड का यूज किया जाता है। जैसे आपने किसी मैथमेटिशियन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बच्चों को बताना है, वहाँ पर तो आप लेक्चर मेथड का यूज करेंगे, वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आपने इस तरह से अपने आप को सामने वाले के सामने अपने आप को अभिव्यक्त करना है, अपना माइंड आपने इस तरह से सेट करना है। दोस्तों, सोनीपत के अंदर ये हमारा एक चाणक्य इंस्टीट्यूट है, पिछले 13 साल से आप लोगों की सेवा के अंदर लगा हुआ है। तो आपको इंटरव्यू से कोई भी प्रॉब्लम संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारा जो फ़ोन नंबर है 9996406888 इस पर कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच चले हुए हैं। जो छात्र कहीं दूर दराज से हैं और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं वो ऑनलाइन माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, और पास के तो ऑनलाइन ऑफलाइन आ सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, मैंने बात की थी गणित को हम पढ़ा सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से, और भाषा स्टोरी टेलिंग मेथड से इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो आपने इस तरह से अपने माइंड को डेवलप करना है। नेक्स्ट देखना, आप हाइब्रिड टीचिंग मेथड से क्या समझते हैं। मैं आपको कोविड से पहले लेके चलता हूं। कोविड से पहले ऐसे चलता था कि क्लास के अंदर अध्यापक ने पढ़ा दिया, जो बच्चा क्लास के अंदर गया उसी ने चीज़ें को सीखा। कोविड का दौर आया जब स्कूल कॉलेजेस बंद थे और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी था, तो ऑनलाइन टीचिंग मेथड का सहारा लिया गया। उसके बाद दोस्तों फिर स्कूल कॉलेज ओपन हुए, फिर ऐसा माहौल बना कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज़ें साथ साथ, कुछ हिस्सा ऑनलाइन से और कुछ हिस्सा ऑफलाइन से होने लगा, और इन दोनों को मिक्स करके एक नया मेथड आया जिसको हाइब्रिड टीचिंग मेथड कहते हैं। तो हाइब्रिड में हम कह सकते हैं कि इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिक्स किया गया है। इसको ब्लेंडेड टीचिंग मेथड भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आपको ऑनलाइन करा दिए जाएंगे और कुछ चीज़ें आपको ऑफलाइन करा दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये है दोस्तों, और आने वाले समय के अंदर मेरा तो ये मानना है कि यही चीज़ें चलेंगी। ठीक है। ना तो हम आगे चलकर पूर्ण रूप से ऑफलाइन पे जा सकते और ना ही पूर्ण रूप से ऑनलाइन पे। मेरे हिसाब से जो ये मेथड है ना, ये बेस्ट है। नेक्स्ट देखिए आप, कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है। तो दोस्तों, कोऑपरेटिव लर्निंग में तो हम क्या करेंगे, एक क्लास है उसको समूह के अंदर बांट देंगे और वहाँ पर अध्यापक बच्चों का मार्गदर्शन करेगा। छोटे समूह में बांट दिया और छात्रों के सामने एक निर्धारित लक्ष्य होता है और उसको प्राप्त करने में जो अध्यापक है उनका मार्गदर्शन करेगा। ग्रुप छोटे छोटे कर दिए। ठीक है। उसके बाद कोलैबोरेटिव जो लर्निंग होती है, इसमें हम ग्रुप नहीं बनाएंगे बल्कि जो पूरी कक्षा है, पूरी कक्षा ही सीखने में भाग लेगी। ठीक है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो यानी इसमें छोटे समूह में और इसमें बड़े समूह में बच्चे सीखते हैं। दोनों में उद्देश्य ही क्या होता है, बच्चों को सिखाना, और अध्यापक एक मार्गदर्शक के तौर पर वहां पर अपना काम करेगा। फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच क्या है दोस्तों। अध्यापक ने ऑनलाइन क्लास ली कि भाई आज मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लेता हूं, टॉपिक कराया और कहा इसका जो अभ्यास है, इसकी एक्सरसाइज कल आप लोग स्कूल में आ जाइए, मेरे पास बैठिए, तब करेंगे। यानी कुछ चीज़ें तो आपने पहले ऑनलाइन करा दी और उसका अभ्यास कराओगे आप स्कूल के अंदर, तो उसको नाम देंगे हम फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच। ठीक है। तो ये आपसे अभी ये एक बच्चे से इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद पीबीएल, ये पूछा गया पीबीएल की फॉर्म क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। यानी आपको क्या किया जाएगा, आपके व्यवहारिक, आपके जीवन से संबंधित एक समस्या दे दी जाएगी और वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
ठीक है। इससे क्या होगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी। इसको हम कहते हैं PBL, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है दोस्तों, आप हम क्या करेंगे, बच्चे के जीवन से संबंधित है ना कोई रियल प्रॉब्लम उसको देंगे, फिर उससे को फिर वो सोल्व करेगा। तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। उसके बाद आते हैं दोस्तों, आप टेक्नोलॉजी का उपयोग टीचिंग में कैसे करोगे। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आज का जो अध्यापक है उससे खाली ये डिमांड नहीं की जाती कि वो उसको सब्जेक्ट नॉलेज है, ठीक है, उससे ये भी उम्मीद की जाती है जो उसकी सब्जेक्ट नॉलेज है वो अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीकों से बच्चों तक पहुंचा दे। ठीक है, अब मान लीजिए कोविड जैसा कुछ और दौर आ जाए, छुट्टियां हो जाएं लंबी, स्कूल कॉलेज ना लगे और आपने बच्चे को पढ़ाना है, तो आपको जो पढ़ाने के लिए जितने भी हम डिजिटल टूल्स का यूज होंगे उसमें, तो आपको डिजिटल टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। जैसे भाई आपने वीडियो कैसे अपलोड करनी है, कौन से ऐप से आप वीडियो बच्चों तक पढ़ाओगे, आप PPT कैसे बनाओगे। अब इसका सीधा एग्जाम्पल मैं ये आप ही को देता हूँ। आप लोग ये जो क्लास लेने लग रहे हो तो ये इसी का एग्जाम्पल है। मैंने अपने टीचिंग के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया, आप तक टेक्नोलॉजी का यूज करके मैंने आप तक अपने इस लेक्चर को पहुंचाया है। इसमें मैंने अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए मैंने इसमें एक ऐप का सहारा लिया, ठीक है, और आप तक जो क्लास जाने लग रही है इसके लिए मैंने कैमरे का सहारा लिया। तो दूसरे और भी टूल इसमें बहुत सारे यूज हुए हैं। तो दोस्तों ये है आपकी टेक्नोलॉजी का। तो दोस्तों आपसे कि मैं इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं अगली जो क्लास लेके आऊँगा उसमें डिटेल में इस चीज़ के बारे में बताऊँगा कि हम कौन कौन से टूल्स का यूज करेंगे ऑनलाइन क्लास के लिए, या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसका। तो दोस्तों ये कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग में क्या अंतर है। माइक्रो होता है दोस्तों छोटा और मैक्रो होता है बड़ा, यानी बच्चों के एक छोटे समूह को दे दिया गया और एक लिमिटेड टाइम दिया गया, थोड़ा टाइम उसमें आपने बच्चों को पढ़ाना है। मैक्रो होता है दोस्तों बड़ी क्लासरूम और उसमें टाइम भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, जैसे एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग क्या होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा में टीचिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। क्रिटिकल पेडागोजी क्या है, इसके फायदे क्या हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों यदि आपको मेरी एक सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे इस सेशन को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।